हेलो स्टूडेंट्स। तो अगला जो अपना एंडोक्राइन ग्लैंड आपको पढ़ना है वो है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन पता होनी चाहिए। ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? जो किडनी के एंटीरियर पार्ट पे। ठीक है। ईच किडनी, दो किडनी है, उनके एंटीरियर रीजन पे कौन प्रेजेंट है? एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। तो कह रहा है आवर बॉडी हैज़ वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। वन पेयर है, वन ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। दोनों किडनी पे का जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है। और दिस ग्लैंड इज कंपोज ऑफ टू टाइप ऑफ टिश्यू। कि भाई मान लेते हैं ये वाला एड्रिनल ग्लैंड है, तो इसमें दो तरह का पार्ट है, दो तरह का सेगमेंट्स है। जो सेंट्रली लोकेटेड इसका रीजन रहता है एड्रिनल ग्लैंड का, उसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। और जो इसकी पेरिफेरी में पार्ट है उसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो सेंट्रली लोकेटेड पार्ट बोला जाता है मेडुला, जो पेरिफेरी वाला पार्ट है इसका वो बोला जाता है कॉर्टेक्स। दो रीजन प्रेजेंट होते हैं। तो कह रहे थे सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला और आउटसाइड दिस लाइज द एड्रिनल कॉर्टेक्स। उसके बाहर वाली साइड कौन सा पार्ट मिलेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स मिलेगा, सेंटर में मेडुला रीजन मिलेगा। ठीक है। अब ये दो पार्ट जो इसके हैं एड्रिनल मेडुला और कॉर्टेक्स, ये अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। कि मेडुला पार्ट अलग हार्मोन्स रिलीज करेगा, कोर्टेक्स रीजन अलग हार्मोन्स रिलीज करेगा। ठीक है। तो आपको इन दोनों से जो जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं एड्रिनल मेडुला से और कोर्टेक्स से, उनको पढ़ना है अलग अलग दोनों को। तो पहला पार्ट है इसके अंदर एड्रिनल मेडुला। ठीक है। तो एड्रिनल मेडुला जो सेंट्रली लोकेटेड रीजन है उसकी बात कर रहा है। तो वो जो हॉर्मोन्स रिलीज करता है उनको क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइंस, जो एड्रिनल मेडुला से रिलीज होंगे। तो कह रहा है इट सीक्रेट टू हॉर्मोन्स। दो हार्मोन रिलीज होंगे मेडुला से, कौन कौन से? एक तो कौन? एड्रिनेलिन, या इसी को क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन। और दूसरा कौन सा होगा? एंड नोर एड्रिनेलिन, या इसको क्या बोलते हैं? नोर एपिनेफ्रिन। तो ये दो हार्मोन हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, या एड्रिनेलिन और नोर एड्रिनेलिन। ये दोनों रिलीज होते हैं और इन दोनों को मिलके क्या बोलते हैं? कौन से हार्मोन है ये? कैटेकोलामाइंस। ये रिलीज हो रहे हैं एड्रिनल मेडुला से। ठीक है। अब बात है कि ये जो एड्रिनल मेडुला से दोनों कैटेकोलामाइंस रिलीज हो रहे हैं, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, ये दोनों कब रिलीज होते हैं? ये किसी भी स्ट्रेस की कंडीशन में रिलीज होते हैं। ठीक है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, फाइट वाली सिचुएशन है, या कहीं से भाग जाना है कहीं किसी रीजन से, तो उस टाइम पे जो सिचुएशन बनेगी, यानी कि फ्लाइट बोलते हैं, फ्लाइट वाली सिचुएशन बन गई, फाइट वाली सिचुएशन बन गई, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, उस टाइम पे जो हार्मोन सिक्रेशन होएगी वो कहाँ से होएगी? एड्रिनल मेडुला से। कौन रिलीज होंगे? एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन रिलीज होंगे किसी भी टाइप के स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर। ठीक है। और उस टाइम पे ये अपना ब्रीथिंग रेट इंक्रीज करा देंगे, अपनी ओवरऑल जो हार्ट की एक्टिविटी है, बीटिंग है, हार्ट बीटिंग, वो इंक्रीज हो जाएगी। ओवरऑल मसल की जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें उस स्ट्रेस कंडीशन से एस्केप करना है, वहाँ से निकलना है। तो ओवरऑल आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होने लग जाएगी, एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा बनने लग जाएगी। तो ऐसे ये फंक्शन करते हैं। तो एड्रिनेलिन एंड नोर एड्रिनेलिन दोनों ही आर रैपिडली सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में और स्ट्रेस की कंडीशन में ये रिलीज होते हैं। एंड आर कोल्ड, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? इमरजेंसी हॉर्मोन्स, या हार्मोन ऑफ फाइट, हार्मोन ऑफ फ्लाइट, वो इनको बोलते हैं। और ये दोनों के दोनों क्या काम करेंगे? सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बोथ ऑफ दीज हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट, हार्ट बीट बढ़ा देंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, जो हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है आउटसाइड वो ज़्यादा होने लग जाएगा। एंड ओवरऑल रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जो अपना ब्रीथिंग रेट है पर मिनट, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन रीच करेगी, और अगर हार्ट, अपने हार्ट से सर्कुलेशन भी फास्ट है तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी मसल के पास रीच करेगी, सो दैट मसल क्या बना पाएगी? एनर्जी बना पाएगी। ठीक है। और उस एनर्जी का मसल यूज करेगी उस सिचुएशन से एस्केप करने के लिए। ठीक है। तो ऐसे ये काम करते हैं दोनों ही। इनमें मेनली प्रोड्यूस होता है एपिनेफ्रिन, और साथ में कौन भी प्रोड्यूस होता है? नोर एपिनेफ्रिन। लेकिन इनकी फंक्शनिंग डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम फंक्शनिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है। और अगर कोई पर्सन जैसे स्मोकिंग वगैरह भी करते हैं तो उनके अंदर भी इनका प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग जाता है, बढ़ जाता है। अगर कोई पर्सन
कंटिन्यू लंबे समय से अगर स्मोकिंग कर रहा है तो भी उसके अंदर एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो उसका ब्लड प्रेशर जो है उस पर्सन का नॉर्मल पर्सन के कंपेयर में वो भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर। तो ये तो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन तो रिलीज हो रहे हैं सेंट्रल पार्ट से, सेंट्रल लोकेटेड पार्ट से, मेडुला रीजन से। अब उसके बाद आता है कि जो बाहर वाला पेरिफेरी वाला रीजन है एड्रेनल कोर्टेक्स, जो पेरिफेरी में है उसको क्या बोलेंगे, एड्रेनल कोर्टेक्स, वो भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करेगा। लेकिन जो एड्रेनल कोर्टेक्स है इसके अंदर भी 3 लेयर्स मिलती हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और वो तीनों लेयर्स 3 लेयर्स अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करती हैं वो अपने अपने, ठीक है। तो पहले उन तीनों लेयर्स के नाम पढ़ने जो एड्रेनल कोर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होती हैं। तो कह रहा है एड्रेनल कोर्टेक्स वो डिवाइड है कितनी लेयर्स के अंदर, 3 लेयर्स के अंदर, 3 लेयर्स में डिवाइड है। कौन कौन सी, जो सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर वाली साइड होती है, ठीक है, कि मान लेते हैं ये सबसे बाहर वाली साइड, इधर जो लेयर मिलेगी उसको क्या बोलते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा। जो सबसे बाहर है उसको क्या बोलते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, आउटर लेयर। उसके बाद जो मिडल लेयर है उसको बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, जो बीच के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा। और जो सबसे अंदर वाली साइड होती है उसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। तो ऐसे इसके पास एड्रेनल कोर्टेक्स रीजन के अंदर 3 लेयर हैं और वो तीनों लेयर अपने अपने हार्मोन सिक्रेट करती हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले पढ़ना है जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, जो सबसे आउटर लेयर है, पेरिफेरी में है, कोर्टेक्स में भी, वो क्या सिक्रेट करती है, वो एक हार्मोन सिक्रेट करती है मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। तो इसमें पहले तो आपको एक ये वर्ड याद करना है, कोर्टिकोइड्स। तो जो एड्रेनल कोर्टेक्स से जितने हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो कैसे हार्मोन रहते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड हार्मोन रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, कोर्टिकोइड्स। स्टीरॉयड हो गए, फैट वाले मॉलिक्यूल हो गए, वो कोर्टिकोइड्स बोलते हैं। अब उसका नाम निकाला जो जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होगा आउटर लेयर से, मिनरेलो कोर्टिकोइड्स, यानी कि ऐसा कोर्टिकोइड, कोर्टेक्स का ऐसा हार्मोन जो मिनरल से रिलेटेड फंक्शनिंग करता हो, मिनरल्स बैलेंस से रिलेटेड। तो वो मिनरेलोकोर्टिकोइड जो ग्लोमेरुलोसा लेयर से रिलीज होगा उसका क्या नाम है, एल्डोस्टीरोन। ये वाला रिलीज होता है हार्मोन एल्डोस्टीरोन। और ये किस में काम करेगा एल्डोस्टीरोन, एल्डोस्टीरोन एक्ट मेनली एट द रेनल ट्यूब्यूल, जो किडनी का ट्यूबुलर पार्ट है, नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, उसका जो ट्यूबुलर पार्ट है उस पे जाके ये एक्ट करेगा, काम करेगा, और उससे क्या कराएगा, एंड स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर। तो अपने यूरिन में जो वाटर लॉस हो रहा है और सोडियम आयन जाने लग रहा है उसका वापस से बॉडी में ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन करा देगा, वाटर का और सोडियम आयन का, इनका वापस से रीअब्जॉर्प्शन करा देगा, कहाँ से, किडनी के नेफ्रॉन वाले रीजन से, रेनल ट्यूबुलर पार्ट से, एल्डोस्टीरोन। तो मेनली मिनरल से रिलेटेड काम कर रहा है, ओस्मोटिक बैलेंस से रिलेटेड काम कर रहा है, अपनी ब्लड वॉल्यूम से रिलेटेड काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, मिनरेलोकोर्टिकोइड। और किसके एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रहा है, सोडियम आयन एंड वाटर, कहाँ से, फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन पार्ट ऑफ किडनी, उसके जो ट्यूबुलर पार्ट हैं जहाँ से यूरिन लॉस हो रहा था वहाँ से वापस से रीएब्जॉर्ब कराने लग जाएगा। तो ये जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज हो रहा है मिनरेलोकोर्टिकोइड, और मेन नाम क्या है इसका हार्मोन का, एल्डोस्टीरोन। उसके बाद दूसरा लेयर आती है मिडल लेयर, उसका नाम होता है जोना फेसिकुलेटा, जो बीच में है, मिडल लेयर है। वो क्या सिक्रेट करती है, वो भी एक कोर्टिकोइड हार्मोन रिलीज करती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड। और उस ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का क्या नाम है, कोर्टिसोल। मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन कौन सा होता है, कोर्टिसोल। ये कोर्टिसोल किससे रिलेटेड काम करेगा, कोर्टिसोल प्ले रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये जो अपना कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म में काम करता है और अपने ब्लड में ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड। कोर्टिसोल को कहाँ से रिलीज हो रहा है, जो मिडल लेयर है एड्रेनल कोर्टेक्स की, जोना फेसिकुलेटा, उससे रिलीज हो रहा है कोर्टिसोल, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले कर रहा है, उसके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देता है। साथ में ये एक काम और भी क्या परफॉर्म करेगा कोर्टिसोल, आल्सो प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। नॉर्मली कोई अपनी बॉडी में बाहर से पैथोजन आ जाए तो अपनी बॉडी में क्या चालू हो जाता है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। लेकिन उन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स को कम करना, स्प्रेस करना, वो उनके एंटी काम करना, अपोजिट काम करना,
वो एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस कौन प्रोड्यूस करेगा? कोर्टिसोल। एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, और कोई भी फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ अपनी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करेगी, उस इम्यून रिस्पॉन्स को भी ये क्या करने का काम करता है? स्प्रेस करने का काम करता है। ठीक है, तो एक लेवल के बाद अपना इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाना चाहिए, तो उसको कम करने में कौन भी रोल प्ले करता है? कोर्टिसोल भी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो कोर्टिसोल का वैसे एक यूज़ ये भी आता है कि जैसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अगर कोई करा रहा है, मान लो किसी ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराया, तो जिस पर्सन ने किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराया है, अब उसने किसी दूसरे की किडनी इनहेरिट की है, लेकिन वो किडनी, उसका इम्यून सिस्टम उसकी किडनी को क्या कर देगा? डिसफंक्शनल करने में रोल प्ले करेगा। तो उस केस में भी डॉक्टर बाहर से क्या इंजेक्ट करते हैं? कोर्टिसोल देते हैं, सो दैट उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाए? थोड़ा कम काम करे, उस किडनी को नॉन फंक्शनल ना होने दे, ना करे। ठीक है, तो वह वो भी रोल आता है। तो एक तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, ग्लूकोज के लेवल इंक्रीज करना ब्लड में, और दूसरे एक ऐसे रेस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करना, एंटी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, जो भी इन्फ्लामेशन वाले रेस्पॉन्स है, लाइक स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस होना, पेन फील होना, उन सबको स्प्रेस करने का काम करता है ये, और ओवरऑल अपने इम्यून सिस्टम को भी स्प्रेस करने में रोल प्ले करेगा। कौन सी लेयर से रिलीज हो रहा था? जो मिडल लेयर थी कोर्टेक्स रीजन की। उसके बाद एक लेयर और आती है, सबसे इनर लेयर, जो एड्रेनल कोर्टेक्स की होती है, जो मेडुला की तरफ होती है, उसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, वो लेयर रहती है जोना रेटिकुलरिस। अब ये जोना रेटिकुलरिस जो इनर लेयर है, ये भी एक हार्मोन रिलीज करेगी, सिक्रेट करती है, जिसको क्या बोलते हैं? एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड। अब पहले ही बताया था, जो कोर्टेक्स से रिलीज हो रहे हैं वो सारे हार्मोन कैसे हैं? स्टीरॉयड, लिपिड डेरिवेटिव, कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं वो, तो वो बोला जाता है एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड। क्योंकि आपने पढ़ा है एंड्रोजन बनता है मेल बॉडी में, जैसे एंड्रोजन बनता है फीमेल में सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन बनता है, तो ऐसे उस एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड की तरह एक हार्मोन बनता है जिसको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। और मेनली ये कौन सा बनता है? रेटिकुलरिस लेयर से DHEA बनता है। उसकी फुल फॉर्म क्या है? डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टीरोन, ये एक हार्मोन बनता है। और ये DHEA मेल इंडिविजुअल में टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके एंड्रोजन बनाता है, और फीमेल में ये DHEA इस्ट्रेडायोल के साथ मिलके ईस्ट्रोजन बनाता है। ठीक है, तो मेल के अंदर एंड्रोजन, फीमेल में ईस्ट्रोजन, जो मेन सेक्स हार्मोन है। तो एक्चुअली में जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, कि 2-3 हार्मोन उनमें मिल के काम परफॉर्म करते हैं। तो मेन सेक्स हार्मोन तो मेल में टेस्टिस से बनेगा, फीमेल में ओवरी से बनेगा, लेकिन उनके अलावा एक एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड सेक्स हार्मोन कहाँ से भी बनता है? एड्रेनल ग्लैंड से भी बनता है, और उसके कोर्टेक्स रीजन से बनेगा, कोर्टेक्स की इनर लाइनिंग से बनेगा, रेटिकुलरिस से, जिसको क्या बोलेंगे? DHEA। वो भी अपना काम परफॉर्म करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो कह रहे हैं DHEA क्या काम करेगा? DHEA प्ले ए रोल इन ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ में रोल प्ले करेगा, एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के बाद इन हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ने लगेगा, तो जो भी प्यूबिक हेयर हैं, फेशियल हेयर हैं, वो बनने लग जाएंगे। एक्जियल हेयर हैं, अपनी बॉडी पे एक्जियल पार्ट्स पे हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उनके आसपास हेयर फॉर्मेशन होने लग जाएगी। तो उसमें कौन रोल प्ले कर रहा है? DHEA भी रोल प्ले करता है, टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके मेल में, और इस्ट्रेडायोल के साथ मिलके फीमेल के अंदर। ठीक है, तो वो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा होता है। तो ये तीनों लेयर हैं एड्रेनल ग्लैंड्स की, जो पर्टिकुलर अपने अपने हार्मोन सिक्रेशन करती है। सबसे आउटर लेयर कौन सी थी? ग्लोमेरुलोसा, बीच वाली फेसिकुलेटा, और सबसे अंदर रेटिकुलरिस। तीनों अपने अपने हार्मोन सिक्रेशन करती हैं, उनके अपने अपने इंडिविजुअल फंक्शंस हैं, तो वो आपको सारे याद करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको एक पढ़ना है पेनक्रियाज। लेकिन पेनक्रियाज पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट प्रोसेसेस के नाम आएंगे अब। तो जैसे भाई अपने मान लो सेल के पास ग्लूकोज है, तो वो सेल उस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रही है एनर्जी बनाने के लिए, उसका ब्रेक डाउन कर रही है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरूवेट में। ये ग्लूकोज तो 6 कार्बन कंपाउंड था, और उसने पायरूवेट बना लिया 3 कार्बन कंपाउंड, ब्रेक डाउन कर लिया ग्लूकोज का, 2 पायरूवेट बन जाएंगे। तो इस साइकिल को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। तो इसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होने लग रहा है, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अब मान लो सेल को ग्लूकोज यूज नहीं करना, एनर्जी नहीं बनानी,
तो अपनी जैसे मसल सेल या लीवर की सेल, हिपेटोसाइट सेल्स लीवर की, वो उस ग्लूकोज को इकट्ठा करती रहेंगी और क्या बना लेंगी, ग्लाइकोजन बना लेंगी। एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बना लेंगी, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारा ग्लूकोज इकट्ठा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोजन बन जाएगा। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने का प्रोसेस क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन तो क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये ग्लाइकोजन बन के स्टोर हो गया मसल के पास, लीवर की सेल के पास, हिपेटोसाइट सेल्स के पास। अब मान लो सेल को इसकी रिक्वायरमेंट है, फिर से ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो उसको ग्लूकोज चाहिए। तो जो स्टोर्ड फॉर्म है ग्लाइकोजन वापस से ब्रेक डाउन होने लग जाएगा और क्या बनाने लग जाएगा, फिर से ग्लूकोज बनाने लग जाएगा, और फिर वो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होने लग जाएगा क्योंकि एनर्जी बनानी है। तो इस ग्लाइकोजन का फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जिसमें आपका ग्लाइकोजन का क्या हो रहा है, लाइसिस, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होने लग रहा है, फिर से रिपीट होके क्या बना रहा है, ग्लूकोज बनाने लग रहा है। तो एक ये प्रोसेस होता है। तो 3 प्रोसेस आए, ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाना जाके ग्लाइकोजेनेसिस, मसल में, लीवर सेल में, हिपेटोसाइट सेल्स में, और फिर से ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाना ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा एक और क्या रहता है कि अगर नॉन शुगर कंपोनेंट, नॉन शुगर यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लाइक प्रोटीन एंड लिपिड्स पार्ट, वो अगर क्या बनाने लग जाएं, ग्लूकोज बनाने लग जाएं, तो वो क्या बोला जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन, ग्लूकोज की, न्यू प्रोडक्ट से, कोई नया है, कोई शुगर कंपोनेंट नहीं है, नॉन शुगर कंपोनेंट है, लाइक लिपिड एंड प्रोटीन, वो बना रहे हैं ग्लूकोज को, तो वो प्रोसेस क्या बोला जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अब आपको ये चारों वर्ड याद होने चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। ये 4 वर्ड हैं अलग अलग। अब इसके बाद पढ़ते हैं पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज को क्या बोलते हैं कि कैसा ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। तो इसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कुछ पार्ट एंडोक्राइन नेचर का भी होता है जो हार्मोन रिलीज करता है, और इसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन नेचर का भी होता है जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जिसमें पेनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव से रिलेटेड काम करता है। तो ये इसका एंडोक्राइन नेचर भी है, एक्सोक्राइन नेचर भी है इस ग्लैंड का, इसलिए क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड। ठीक है, तो कह रहा है पेनक्रियाज एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों की तरह काम करेगा ये। और एंडोक्राइन जो पेनक्रियाज है, हमें तो वो पढ़ना है, हार्मोन रिलीज करने वाला पेनक्रियाज पार्ट। तो कह रहा है जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज है जो हार्मोन रिलीज करेगा, वो किसका बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ठीक है, कुछ आइसलेट में ग्रुप आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस। वो इसमें हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, और वो पेनक्रियाज का कैसा पार्ट बनाता है, एंडोक्राइन पार्ट बनाता है। और कह रहा है कितने आइसलेट ऑफ लैंगरहांस प्रेजेंट हैं पेनक्रियाज के अंदर, तो कह रहा है देर आर अबाउट 1 to 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहांस इन ए नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज। और वो ओवरऑल पेनक्रियाज का कितना परसेंट पार्ट है, रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ पेनक्रियाज। यानी कि ज़्यादा बड़ा मेजर रीजन जो है पेनक्रियाज का वो कैसा है, एक्सोक्राइन पार्ट है, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, डाइजेशन में जो रोल प्ले करता है। थोड़ा सा पार्ट 1 to 2% पार्ट है पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन नेचर शो करता है। तो मेजर पार्ट कैसा है, एक्सोक्राइन। थोड़ा सा पार्ट कैसा है, एंडोक्राइन नेचर का जो हार्मोन सिक्रेट करेगा। ठीक है, तो इसमें अपने को हार्मोन वाला पार्ट ही पढ़ना है। तो अब जो आइसलेट ऑफ लैंगरहांस है जो 1 to 2 मिलियंस हैं, 1 to 2% पार्ट है पेनक्रियाज का, उसके अंदर 2 मेन तरह की सेल मिलेंगी, 2 टाइप्स की सेल, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। और ये दोनों अपने अपने पर्टिकुलर हॉर्मोन्स रिलीज करेंगी ब्लड के अंदर। तो जो अल्फा सेल है वो सिक्रेट करती है एक हार्मोन, कौन सा, ग्लूकेगोन, जो एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन डिराइड हार्मोन है, जिसमें अमाइनो एसिड की चेन होती है, और वो चेन, पेप्टाइड चेन, वो हार्मोन बन जाता है। तो वो हार्मोन कौन सा होता है, प्रोटीन वाला हार्मोन ग्लूकेगोन। कौन रिलीज करेंगी, अल्फा सेल आइसलेट ऑफ लैंगरहांस पार्ट्स की पेनक्रियाज की। जबकि जो आइसलेट ऑफ लैंगरहांस में बीटा सेल्स हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगी, इंसुलिन।
ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है इंसुलिन। तो अल्फा सेल रिलीज करेंगी ग्लूकेगोन, बीटा सेल रिलीज करेंगी इंसुलिन, ये दोनों हार्मोन है। अब कह रहा है अल्फा सेल जो ग्लूकेगोन रिलीज कर रही है वो क्या काम करेगा, तो ये प्ले करेगा इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। अपने ब्लड का नॉर्मल ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखने में कौन रोल प्ले करता है, ग्लूकेगोन। ठीक है, दोनों मिल के रोल प्ले करते हैं कि जब मान लो अपने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो कौन रिलीज होने लग जाएगा अल्फा सेल से, ग्लूकेगोन, और वो फिर से अपने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। कैसे, ग्लूकेगोन एक्ट करेगा मेनली ऑन लीवर सेल कौन सी, हिपेटोसाइट सेल, और कौन सा प्रोसेस स्टिमुलेट कर देगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अभी हमने पढ़ा था एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या था, जिसमें स्टोर्ड जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन बन के जो स्टोर हो जाता है वो फिर से ब्रेक डाउन होने लग जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो इस ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसेस को कौन स्टार्ट कराएगा, ग्लूकेगोन। उससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन इंक्रीज शुगर लेवल, जो अपना ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज, कि उसमें जो ग्लूकेगोन स्टोर था, ग्लाइकोजन स्टोर था लीवर सेल में, वो ब्रेक डाउन होने लग जाएगा ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज ब्लड में आ जाएगा। तो अपने ब्लड में जो शुगर लेवल है, ग्लूकोज लेवल है, वो फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब कैसी कंडीशन आ जाएगी, हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया, ग्लूकोज कंटेंट जो है, शुगर कंटेंट है वो क्या हो गया, ज़्यादा। इसका मतलब ये ग्लूकेगोन कैसे काम करता है, ग्लूकेगोन इज ए हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन, ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में इंक्रीज कर देता है। ग्लूकेगोन ऐसा हार्मोन है जो अल्फा सेल से रिलीज हो रहा था। इसके कंपेयर में जो बीटा सेल है वो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही थी, प्रोटीन वाला, इंसुलिन। ये इंसुलिन भी रोल प्ले करता है इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेटिस, ग्लूकोज के मेंटेनेंस में कि कितना होना चाहिए। कैसे, ये भी एक्ट करेंगे हिपेटोसाइट सेल्स पे, लीवर सेल पे और एडिपोसाइट्स पे, जो एडिपोज सेल होती हैं जहाँ पे फैट स्टोर हो जाती है एडिपोसाइट सेल में, उन पे एक्ट करेंगे और क्या करेंगे, अनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो ये लीवर सेल को और एडिपोसाइट सेल्स को क्या कहेंगे कि वो क्या करें, ग्लूकोज को अनहेंस, उनमें ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज हो जाए, कि सारा ग्लूकोज ब्लड से निकल के ज़्यादातर ग्लूकोज कहाँ चला जाए, लीवर सेल में चला जाए या एडिपोसाइट सेल में चला जाए और फैट बन के स्टोर हो जाए और उनका यूटिलाइजेशन वहाँ बढ़ जाए। तो इसने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या कर दिया, कम कर दिया। इसने सारा ग्लूकोज ब्लड से लीवर सेल में या एडिपोसाइट सेल में डाल दिया, सो दैट ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। एज ए रिजल्ट इट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ये ब्लड के ग्लूकोज का लेवल क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी कि कैसे काम करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मतलब कम कर रहा है ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल ब्लड के अंदर। तो ये दोनों हार्मोन ग्लूकेगोन और इंसुलिन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट, अपोजिट काम कर रहे हैं। ये वाला तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर रहा है, ये वाला ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करने लग रहा है। ठीक है, तो ये हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, ये वाला हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। ऐसे तुमने दो कल पढ़े थे जो कैल्शियम से रिलेटेड काम कर रहे थे, हाइपर कैल्शियमिक और हाइपोकैल्शियमिक। हाइपर कैल्शियमिक जो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर रहा था ब्लड में, कौन था, पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। और हाइपोकैल्शियमिक जो कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम कर रहा था, कौन था, थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी, जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। तो ऐसे वो दोनों एंटागोनिस्ट काम कर रहे थे कैल्शियम से रिलेटेड, और ये ग्लूकोज से रिलेटेड एंटागोनिस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक डिजीज कंडीशन भी आपको याद करनी है, डायबिटीज मेलिटस। तो ये क्या कहता है कि प्रोलोंग हाइपरग्लाइसीमिया, कि ज़्यादातर लंबे टाइम के लिए ग्लूकोज है वो ज़्यादा रहे आपके ब्लड के अंदर। तो नॉर्मल अगर मान लो इंसुलिन नहीं बन रहा, बीटा सेल आपकी कम काम कर रही हैं, ब्लड में इंसुलिन कम बन रहा है, तो आपका ग्लूकोज ब्लड में ही रहेगा, सेल में एंटर नहीं करेगा, लीवर सेल में एडिपोसाइट सेल में नहीं जाएगा, ब्लड में ही रहेगा। तो ज़्यादा अगर ब्लड में ग्लूकोज रहेगा तो वो किडनी में जब ब्लड फिल्टर होने जाएगा यूरिन बनने के लिए, तो उस यूरिन में वो ग्लूकोज बाहर पास होने लग जाएगा। ग्लाइकोसूरिया कंडीशन बोलते हैं उसको, अगर ग्लूकोज लॉस होने लग जाए यूरिन के थ्रू। तो वो क्यों हो रहा है प्रोलोंग हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि आपकी बॉडी में बीटा सेल ठीक से काम नहीं कर रही, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो गई, तो ग्लूकोज बढ़ता ही रहेगा ब्लड में। तो कह रहा है प्रोलोंग हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, और विच इज़ एसोसिएट विद, अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो गई तो ज़्यादा ग्लूकोज हो गया ब्लड में, और वो ग्लूकोज कहाँ से लॉस होएगा,
विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रो यूरिन, यूरिन में वो ग्लूकोज लॉस होने लग जाएगा, और यूरिन में ग्लूकोज का लॉस क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसूरिया, वो होने लग जाएगा, क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रहा है तो ब्लड में ज़्यादा रहेगा ग्लूकोज। तो वो कंडीशन ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज का होना क्या बोली जाती है, डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलिटस। और डायबिटिक पेशेंट को फिर ठीक करने का क्या तरीका है, उनको क्योरिंग क्या करते हैं, डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी, कि उन पर्सनस को अब उनकी बॉडी में खुद में तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम है, तो उनको इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट ब्लड में इंसुलिन का इंजेक्शन दे देंगे। तो वो इंसुलिन जैसे ही जाएगा, वो इंसुलिन जाके उनकी लीवर सेल पे, एडिपोसाइट सेल्स पे एक्ट करेगा और उनको बोलेगा कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर दो, ग्लूकोज का अपटेक स्टार्ट कर दो। तो जैसे लीवर सेल में ग्लूकोज एंटर करेगा, एडिपोसाइट सेल्स में जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो ऐसे वो डायबिटीज़ को क्योर करने में रोल प्ले करते हैं, इंसुलिन थेरेपी बोलते हैं, जिसमें इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। तो इंसुलिन को इंजेक्शन फॉर्म में ही देते हैं डायरेक्ट ब्लड में, इसको कभी भी ओरली नहीं ले सकते हम, ओरली इनटेक नहीं कर सकते उसकी फॉर्म में, मेडिसिन की फॉर्म में, टेबलेट की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि इंसुलिन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है। तो अगर हम इसको ओरली लेंगे तो अपने स्टमक में जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले हार्मोन्स एंजाइम्स होते हैं, लाइक पेप्सिन है, फिर इंटेस्टाइन में रेनिन है, वो इस प्रोटीन, इंसुलिन की जो प्रोटीन है, और इंसुलिन एक प्रोटीन है, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देंगे। तो ये तो फंक्शनल ही नहीं रहेगी। फंक्शनल तो ये प्रोटीन की चेन में है, अमाइनो एसिड की चेन की फॉर्म में है। तो इसको डायरेक्ट क्या लेते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट कराते हैं ब्लड में इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे डायबिटीज़ वाले केस को ट्रीट करने में रोल प्ले करता है ये।